नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत चांगेड़ आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की समष्टि अर्थशास्त्र के पुस्तक के पाठ नंबर 2, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसी पाठ के अगले टॉपिक के बारे में, जो राष्ट्रीय आय के मापने की वह विधि है। इससे पहले बच्चों मैंने आपको राष्ट्रीय आय मापने की, राष्ट्रीय आय गणना करने की, राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की जो उत्पादन विधि है या मूल्य संवर्धन विधि है, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको समझा दी थी। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय मापने की दूसरी विधि, जिसका नाम है व्यय विधि। तो व्यय विधि क्या होती है उसके बारे में समझना। देखो बच्चों, वीडियो अंत तक देखना, तभी आपको व्यय विधि समझ में आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी व्यय विधि। देखो व्यय विधि क्या है। इस विधि में एक वर्ष में होने वाले, ध्यान देना बच्चों, एक वर्ष में होने वाले सभी व्ययों, जैसे उपभोग व्यय सी, निवेश व्यय आई, सरकारी व्यय जी और विदेशी व्यय यानी x माइनस एम को शामिल किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में एक वर्ष में होने वाले सभी व्ययों, उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय या विदेशी व्यय के योग को शामिल किया जाता है, यानी इनको शामिल किया जाता है। तो आपको वह विधि समझ में आ गई होगी। ध्यान रख देना बच्चों, यहाँ उत्पाद के मांग पक्ष को दृष्टि को रखकर गणना की जाती है कि इस विधि में क्या होता है, उत्पाद के मांग पक्ष को दृष्टि में रखकर गणना की जाती है। देखो बच्चों, मैंने अभी बताया है कि इस विधि में क्या होता है कि एक वर्ष में होने वाले सभी व्यय, जिसमें उपभोग व्यय भी शामिल है, निवेश व्यय भी शामिल है, सरकारी व्यय भी शामिल है, विदेशी व्यय भी शामिल है, इन सब का क्या होता है, योग होता है और उसके माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले उपभोग व्यय। देखो उपभोग व्यय क्या होता है, ध्यान देना बच्चों, एक नंबर पे मैंने लिखा है उपभोग व्यय, यानी निजी उपभोग व्यय। निजी उपभोग व्यय में क्या आता है, व्यक्ति या परिवार द्वारा किया गया व्यय, यानी व्यक्ति है या परिवार विभिन्न वस्तुओं को खरीदने के लिए, विभिन्न सेवाओं को खरीदने के लिए जो व्यय करता है वो शामिल होता है। टिकाऊ व गैर टिकाऊ वस्तुओं पर किया गया व्यय, आपको मैंने इसी पाठ के फर्स्ट वीडियो में बताया था टिकाऊ वस्तुएं और गैर टिकाऊ वस्तुएं। तो टिकाऊ वस्तुएं पता है आपको, इसमें क्या क्या शामिल होगा, कार है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, ये क्या टिकाऊ वस्तुएं है। जबकि गैर टिकाऊ वस्तुएं भोजन है, कपड़े है, पहनने वाले, तो इन्हीं सभी को क्या है, इन पे किया गया व्यय शामिल होगा। फिर है सेवाओं पर व्यय। देखो सेवाओं पर व्यय का मतलब क्या होता है, जैसे किसी चिकित्सा पर व्यय किया गया, यदि हॉस्पिटल में आप जब बीमार हो गए तो आपने डॉक्टर की सेवाएं ली, या शिक्षा पर व्यय यानी टीचर की सेवाएं ली, इन पे किया गया व्यय वो निजी उपभोग व्यय में शामिल होगा। तो बच्चों, आपको निजी उपभोग व्यय क्या होता है उसके बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे व्यय, निवेश व्यय। तो निवेश व्यय क्या है, ध्यान देना बच्चों, यह उत्पादन के लिए किया जाने वाला व्यय होता है। आपको पता है निवेश व्यय क्या होता है कि किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो व्यय किया जाता है वो निवेश व्यय होता है। इसे पूंजी स्टॉक में वृद्धि भी कहते हैं। इसमें पूंजी स्टॉक में वृद्धि भी कहते हैं। जब हमने निवेश वाला टॉपिक पढ़ा था ना, उसमें निवेश की जो भी अवधारणा वो आपको मैंने अच्छे से समझा दी थी। तो वो निवेश 4 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यावसायिक स्थिर निवेश या स्थिर परिसर पर किया गया व्यय। तो देखो, व्यावसायिक स्थिर परिसर पर किया गया निवेश व्यय क्या है, जैसे हमने खुद के लिए मकान बना लिया या और कोई जगह ली, वहां प्लॉट खरीद लिया, कोई पार्क बना लिया अपने लिए खुद के लिए, वो क्या होता है, व्यावसायिक स्थिर परिसर हो गया। ठीक है। फिर है माल के भंडारों में वृद्धि। जैसे मान लो आपने माल है उसके स्टॉक में वृद्धि कर ली, जैसे मान लो आपने सीमेंट के माल में वृद्धि कर ली, या आप स्टील रखते हो तो स्टील के माल में वृद्धि करी। गृह निर्माण में निवेश या खुद का मकान के लिए किया गया निवेश। और सरकारी निवेश, सरकार क्या करती है, बांध बनाती है, नहर बनाती है, सड़क बनाती है, तो इन पर जो निवेश करती है वो क्या होता है, सरकारी निवेश में शामिल होता है, जो कि निजी निवेश के अकॉर्डिंग है। तो दूसरा आपको समझ में आ गया। तीसरा है सरकारी व्यय, यानी सरकारी व्यय सार्वजनिक सेवाओं पर व्यय, सरकार की जो भी सार्वजनिक सेवाएं हैं उन पर जो किया गया व्यय होता है
वो इसमें शामिल होता है। ठीक है। प्रतिरक्षा कानून पर व्यय, सरकार क्या करती है, अपने देश में, अपने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिरक्षा व्यय करती है। जैसे हमारे सैनिकों को दिया जाने वाला वेतन, ठीक है, आधुनिक हथियार खरीदना, इन पर किया जाने वाला व्यय। और लास्ट में है कर्मचारियों का वेतन और भुगतान, या सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनको जो भुगतान करती है वेतन का, वो इसमें शामिल है। और चौथा है विदेशी व्यय, यानी शुद्ध निर्यात व्यय, यानी जो हम निर्यात करते हैं और उसमें से आयात को घटा दिया जाता है, तो वो क्या होता है, शुद्ध निर्यात व्यय होता है। निर्यात क्या होता है, आपको मैं बता देता हूँ कि किसी देश द्वारा अपनी वस्तुओं को अन्य देश में बेचना, वो तो होता है निर्यात, और अन्य देश से खुद खरीदना, वो होता है आयात। तो मेरे हिसाब से चारों व्यय आपको समझ में आ गए होंगे क्या क्या है। अब एक बात है ना, जब हम फर्म की बात करते हैं, ध्यान देना बच्चों कि फर्म द्वारा प्राप्त कुल संप्राप्ति, देखो कुल संप्राप्ति क्या है, आपको पता है कुल संप्राप्ति ने टोटल रेवेन्यू या टीआर को उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय, निर्यात संबंधी व्यय के कुल योग द्वारा दर्शाया जाता है। ध्यान देना बच्चों, जो कुल संप्राप्ति है उसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और निर्यात संबंधी व्यय के माध्यम से, के कुल योग के माध्यम से दर्शाया जाता है। देखो मैंने यहाँ लिखा है कि आरवी तादाद में है। आरवी का मतलब क्या है, रेवेन्यू वैल्यू, यानी संप्राप्ति मूल्य। तो सी यानी उपभोग व्यय हो गया, आई निवेश व्यय हो गया, जी सरकारी व्यय हो गया, और एक्स माइनस एम शुद्ध निर्यात व्यय का योग होती है। यानी रेवेन्यू वैल्यू क्या होती है, रेवेन्यू वैल्यू तादाद में होती है, अर्थव्यवस्था के सभी व्ययों का कुल योग होती है। तो इस प्रकार ये मैंने आज चीजें आपको बताई है। यदि फर्मों की संख्या n है, ध्यान देना बच्चों, फर्मों की संख्या n है, तो फर्मों का कुल योग कितना होगा, ध्यान देना। यदि फर्मों की संख्या हमने क्या मानी है, n मानी है, तो फर्मों का कुल योग हमें प्राप्त होगा सिग्मा आरवी एन। n क्या है, फर्मों की संख्या है, आरवी क्या है, रेवेन्यू वैल्यू है। तादाद में है सिग्मा एन सी प्लस सिग्मा एन आई प्लस सिग्मा एन जी प्लस सिग्मा एन एक्स। ध्यान देना, जो सिग्मा एक्स है, सिग्मा जी है, सिग्मा आई है, सिग्मा सी है, तो ये क्या दर्शा रहा है, ये जो दर्शा रहा है सिग्मा एन सी, यानी एन फर्मों का कुल उपभोग व्यय। आई क्या दर्शा, सिग्मा एन आई क्या मतलब, एन फर्मों का कुल निवेश व्यय। जी दर्शा रहा है एन फर्मों का कुल सरकारी व्यय, और सिग्मा एन एक्स दर्शा रहा है एन फर्मों का निर्यात व्यय। ध्यान देना बच्चों, एक किसको दर्शा रहा है, निर्यात व्यय को दर्शा रहा है, निर्यात व्यय। ठीक है, सिग्मा एन एक्स निर्यात व्यय को दर्शा रहा है। यहां सी समस्त, ध्यान देना बच्चों, यहां सी समस्त अंतिम उपभोग व्यय है जिसका एक अंश आयात पर व्यय किया जाता है। ध्यान देना बच्चों, हम जो भी वस्तुएं व्यय करते हैं, जिसका उपभोग करते हैं हम वस्तुओं पर, वो सभी वस्तुएं क्या हो, अपने देश में निर्मित हो, ये कोई जरूरी नहीं है। कुछ वस्तुएं क्या है हम विदेशों से भी मंगवाते हैं, तो कुछ वस्तुओं का जो हम व्यय वस्तुओं पर खर्च करते हैं वो क्या होता है, आयात पर व्यय हो जाता है। यदि आयात पर किया गया व्यय सीएम है, यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, जो आयात पर किया गया व्यय है वो क्या है, सीएम है। ठीक है, तो अतः सी माइनस सीएम, ध्यान देना, सी माइनस सीएम घरेलू फर्मों के ऊपर उपभोग व्यय होगा। ध्यान देना, घरेलू फर्मों के ऊपर उपभोग व्यय होगा, सी माइनस सीएम। ठीक है, इसी प्रकार आई माइनस आई एम घरेलू फर्मों के ऊपर निवेश व्यय होगा, निवेश व्यय होगा, क्योंकि आई अर्थव्यवस्था का समस्त अंतिम निवेश व्यय है। ध्यान देना, आई क्या है, अर्थव्यवस्था का समस्त अंतिम निवेश व्यय है, तथा आई एम विदेशी निवेश वस्तु पर किया गया व्यय है, यानी विदेशी निवेश वस्तु पर किया गया व्यय है। क्योंकि बहुत सारी जो मशीन होती है वो हम क्या करते हैं, विदेशों से मंगवाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आई एम विदेशी निवेश वस्तु पर किया गया व्यय माना जाता है। फिर है थर्ड, जी माइनस जी एम,
जी माइनस जी एम क्या दर्शाता है कि समस्त अंतिम सरकारी व्यय का अंश है। ध्यान देना बच्चों, जी माइनस जी एम क्या है, समस्त अंतिम सरकारी व्यय का अंश है, जिसका व्यय घरेलू फर्मों पर होता है। जिसका व्यय किस पे होता है, घरेलू फर्मों पर होता है। तो जी बराबर क्या है, सरकार का समस्त व्यय। जी बराबर क्या है, सरकार का समस्त व्यय। और जीएम बराबर क्या है, जी का अंश जिसका व्यय आयात पर होता है। ध्यान देना, जी का वह अंश जिसका व्यय आयात पर होता है वो है जीएम। तो ध्यान देना बच्चों, अतः है सिग्मा एन सी, एन फर्मों की संख्या, सी यानी उपभोग, तादाद में है अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों द्वारा अंतिम उपभोग का योग, यानी सी माइनस सी एम। ठीक है, ये हो जाएगा सिग्मा एन फर्मों की संख्या है, आई तादाद में है अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों द्वारा अंतिम निवेश व्यय का योग, आई माइनस आई एम, जो हमने अभी थोड़ी देर ऊपर पढ़ा था ना रात। और सी माइनस सी एम हमने यहां पढ़ा था, अच्छी से जानकारी दे दी। और सिग्मा एन जी तादाद में होगा अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों द्वारा अंतिम सरकारी व्यय का योग, जो कि बराबर होता है जी माइनस जी एम के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इनमें ये मान रख देंगे। ठीक है, तो अभी हम ये मान रखेंगे। तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा, इनको आप उतारते रहना। ठीक है, अब हम मान रखते हैं। देखो बच्चों, अभी हमने सिग्मा एन सी, सिग्मा एन आई, सिग्मा एन जी तादाद में है अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों द्वारा अंतिम उपभोग व्यय का योग, यानी सी माइनस सी एम एन आई, सिग्मा एन आई हो जाएगा आई माइनस आई एम, और जी बराबर क्या होगा, जी माइनस जी एम। तो ये जो मान है मैं इस सूत्र में रख दूंगा। ध्यान देना बच्चों, ये जो सूत्र है इसमें मैं ये मान रख दूंगा। तो देखो बच्चों, जब ये मान रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, अतः है ये जो हमने पहले फॉर्मूला अपनाया था ना, उसमें मैं क्या करूंगा, ये मान रख दूंगा। तो देखो बच्चों, इस समीकरण में ये मान रख देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एन आर वी तादाद में होगा, एक इसके बराबर है सिग्मा एन सी इसके बराबर। तो मैं क्या लिख देता हूं, सी माइनस सी एम प्लस सिग्मा एन फर्मों की संख्या आई किसके बराबर है, आई माइनस आई एम के, तो प्लस आई माइनस आई एम लिख देता हूं। ठीक है, और जी की जगह सिग्मा एन जी की जगह एक जी माइनस जी एम प्लस जी माइनस जी एम प्लस ये मान वैसे के वैसे उतार दूंगा। ठीक है, ये एन हो गई और ये एक्स हो गया। तो देखो बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, जो सी एम है, आई एम है और जी एम है, इनको क्या करेंगे, एक साइड में लिखेंगे जो आयात व्यय को दर्शाते हैं। तो देखो बच्चों, तादाद में है सिग्मा एन आर वी। अब इसको, इसका कोई काम नहीं रहा, इसको मैं मिटा देता हूं, क्योंकि मान मैंने अभी यहां रख ली है। कौन से सूत्र में, कौन से समीकरण में रखे, इस समीकरण में मैंने रखे हैं। देखो बच्चों, एक एक चीज समझते जाना आप। ठीक है, तो प्लस प्लस वाले मान में यही जगह लिख देता हूं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस सिग्मा एन एक्स। ठीक है, अब ये सभी मान क्या है, माइनस में है, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, और ये सभी मान मैं जोड़ देता हूं, सी एम प्लस आई एम प्लस जी एम। देखो बच्चों, जब ये मान खुलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां सी एम प्लस आई एम प्लस जी एम, आयातों के व्यय को, आयातों के व्यय का योग है। ठीक है, आयतों के व्यय का योग है, जिसको हम m मानते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। तो सिग्मा एन आर वी तादाद में हो जाएगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस ये जो है
सिग्मा एक्स, इसको हम मान लेते हैं अक्ष, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस एम, एक्स माइनस एम। तो सिग्मा आर भी क्या हो गया, तादाद में है आई प्लस जी, आई प्लस सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, मतलब ये हो गया। अब यही क्या हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा। तो जीडीपी तादाद में है सिग्मा एन, आर बी तादाद में है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो देखो बच्चों, जीडीपी किसके बराबर हो गया, जीडीपी हो गया कि एक अर्थव्यवस्था में समस्त व्ययों के योग के बराबर हो गया। तो इस प्रकार हम जब व्यय विधि ज्ञात करते हैं तो जीडीपी किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा रेवेन्यू वैल्यू के बराबर, जो कि है किसके बराबर, अर्थव्यवस्था के समस्त फर्मों के योग के बराबर होगा। तो इस प्रकार बच्चों हमने जो लिखा था उसके वो मान हमने समीकरण 1 में रख दिया। 1 में रखने के बाद में जो आयत वाले हैं उनको हमने एक जगह जोड़ दिया, जो कि क्या दर्शाते हैं, अर्थव्यवस्था के समस्त आयतों के व्यय को दर्शाते हैं, जिसको हम एम मानते हैं, ठीक है। और ये हो गया सिग्मा एन एक्स हो जाता है, जो कि निर्यात व्यय को दर्शाता है। तो जीडीपी बराबर, जीडीपी तादाद में क्या हो जाएगा, जीडीपी तादाद में है सिग्मा एन, आरबी तादाद में है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम के। तो इस प्रकार जीडीपी किसके बराबर हो गई, अर्थव्यवस्था के समस्त व्ययों के योग के बराबर हो गई। तो मेरे हिसाब से बच्चों ये जो व्यय विधि है इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझना। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आके पूछना। अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।